Okay, just give me a confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay, sure. बताओ डाउट्स कौन कौन से हैं? Sir, 8. 8. Okay, 8. Next. Question number 6th. 6th. Sir, 7th. 6, 7, 8. Okay, और 5th, 5th. 10th, 5th. Okay, 11. 11. Fine. Next. 12. 12. Next. 14. 14. Fine. Next. 22. 82. Fine. Next. sir, 25th, 5th. Okay. ओके, दैट्स इट. एक बार और चेक कर लो, कुछ है तो बताओ उसके अलावा. चल स्टार्ट करते हैं. कुछ आएगा तो बीच में ऐड कर देना. सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज द नंबर ऑफ पर्सन इन विच number of ways in which the letters of the word person can be placed in a square of complete given figure so that no row remains empty. Okay, नो रो रिमेन्स एम्प्टी का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको हर रो में कम से कम एक, यू कैन से, ऑब्जेक्ट तो लेके आना है. अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझना. कैन आई से, मैं यहाँ पे केसेस बना रहा हूँ. इस रो में एक लेटर आ गया, इस रो में एक, और इस रो में 4. अगर आपने इस तरीके से फिट किया तो कैन आई से अब आपके जो ये लेटर्स हैं इसमें लेटर्स भी आ गए और कोई भी रो एम्प्टी नहीं है. सबको ये केस समझा? व्हाट इज द Yes, नेक्स्ट sir. पॉसिबिलिटी? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ये बताओ. Sir, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, so basically, I think you are saying like this: 3, 2, and 1. Yes, sir. अब 3, 2, 1 ऐसा बनाए तो ये ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट? Yes, sir. और कोई पॉसिबिलिटी? 2, 2, 2, यस, परफेक्टली फाइन. इट इज 2, 2, 2. क्या इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है? No, sir. सो आपके ये पॉसिबल केस आ गए. अब इन केसेस को अपने को आंसर कैसे करना है ये समझना. सो अपने पास एक चीज क्लियर है कि जो 6 अल्फाबेट है ना, वो 6 अल्फाबेट आपस में तो अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल वेज में, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट अब ये रो का सिलेक्शन किस तरीके से होता है ये देखो. पहले मैं फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट केस में आपने बोला कि दो, जो आपका फर्स्ट रो है उसमें एक फिल होना चाहिए, सेकंड में एक, 4 में 4. सो कैन आई से जो फर्स्ट रो को फिल करने का वे है वो होगा 2C1, सेकेंड रो का 2C1 एंड थर्ड का 4C4. ये समझे मैंने फिल कैसे किया?
देयर वर 2 पॉसिबल प्लेसेस, उसमें से एक को फिल करना था। अगेन 2 प्लेसेस, एक को फिल करना था और 4 प्लेस थे, चारों को ही फिल करना था आपको। तो 2C1 इंटू 2C1 इंटू 4C4। जस्ट मुझे बताओ ये पार्ट सबको समझा? Yes, sir. ओके, Yes. नेक्स्ट इज प्लस। अब नेक्स्ट आप बताओ। 2C2, 2C1, and 3C4. 4C3 बेटा। हाँ, नेक्स्ट 2C1, 2C1, हाँ 2C2 हाँ और 4C3. 4C3, लास्ट वन 2C2, 2C2 और 4C2. बस, दैट्स इट। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल सब में सेम रहेगा। 2C1 becomes 2 into 2, 4C1 4 1 होता है। नेक्स्ट इज 2C2 is 1 into 2 into 4। नेक्स्ट इज 2 into 1 into 4। नेक्स्ट इज 1 into 1 into 4C2 is 6। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है वैल्यू ये? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 factorial times 4 plus 8, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 6, 26. It should be 26 times of 6 factorial, option B. लॉजिक क्या था वो समझे अभी? ओके, जिसका भी डाउट था उसका ये क्वेश्चन क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। फोर्थ वाला करवाओ ना, वापस बोलना बेटा, कौन सा वाला? फोर्थ सम करवाओ ना। Okay, fine. Fourth sum says number of ways in which 5 different toys can be distributed among 5 children if exactly one child does not get any of the toy. Okay, so इसको ऐसा देखना आप, basically you have got 5 children and यहाँ पे there are 5 toys. अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि एग्जैक्टली एक को टॉय ना मिले, ठीक है? एग्जैक्टली एक को टॉय ना मिलने का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है। ये तभी हो सकता है जब आप इसको 2 1 1 और 1 इस पार्ट में डिवाइड करो। ये समझा अभी? मतलब किसी एक को डबल जाएगा, इट इज फॉर श्योर। सो 5 ऑब्जेक्ट हैं, उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करना हमने सीखा था 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज 3 का साइज सेम था, इनटू। अब यहाँ पे आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में, तो वो 4 रहेंगे 4 फैक्टोरियल, इनटू वो जो एक नहीं मिलेगा वो एक पांचों में से कोई भी हो सकता है, तो इट शुड बी 5C1। अब इन सबका कैलकुलेशन चेक करेंगे जरा। 5 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा बेसिकली 120, 4 फैक्टोरियल इज 24 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6 टाइम्स ऑफ 5C1। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? आई थिंक दिस बिकम्स 12। ये आ जाएगा 240 into 5। हाउ मच इज 240 into 5? दिस इज 1200। ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? यस, ऑप्शन ए इज 1200। लॉजिक क्या था बताता हूँ वापस से, एक बार चेक करो। दिस क्वेश्चन नंबर 4। उसने क्या बोला कि 5 चिल्ड्रन है और 5 टॉयज भी है। बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि ये पार्ट आपके पास इस तरीके से वर्क करेगा कि एक स्टूडेंट को या एक चिल्ड्रन को बेसिकली आपको कोई भी टॉय नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो अगर एक को टॉय नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली किसी एक को डबल जाएगा, बिकॉज अगर आपने 2 को डबल किया तो फिर आपको 2 को नहीं देना पड़ेगा, वैसा केस बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 5 टॉयज थे उनको 4 पार्ट में स्प्लिट कर लिया, 2 1 1 1, ठीक है? तो पहले मैंने 5 को डिवाइड करने का तरीका निकाला, विच इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 1 1 का फैक्टोरियल। 3 सेम साइज के थे तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और फिर ये जो 4 हैं इन 4 में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें ये पार्ट जो आप लोग मिस कर देते हो, आपने 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक बच्चा हमेशा बच जाएगा, वो जो बचेगा उसके लिए भी 5 ऑप्शन है, बिकॉज पांचों में से कोई भी बच सकता है, तो इट शुड बी 5C1। अभी ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes. चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट डिजिट ऑफ दिस। ओके, थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने आपको भाग भाग बताया है 5 फैक्टोरियल के आगे या 5 फैक्टोरियल से जितने भी नंबर बनते हैं उन सबका लास्ट प्लेस 0 होता है, बराबर? Yes. ठीक है, तो आपको देखना है सिर्फ स्टार्टिंग के 4 नंबर, विच इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। नाउ 1 फैक्टोरियल हो गया 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6, 4 फैक्टोरियल हो गया 24।
लास्ट प्लेस अगर चेक करोगे तो आपको दिखेगा लास्ट प्लेस 3 आ रही है, बराबर? यस और नो, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन जो भी है ना वो 3 की पावर पे वेरी करता है, तो आप खाली पैटर्न देखो। 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 becomes 9, 3 raised to 3 becomes 63, sorry not 63, 27, that is 7, 3 raised to 4 becomes 21। आपको दिख रहा है यही 4 वैल्यू है, इसका वापस रिपीट हो जाएंगे वैल्यूज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो जो भी आपका वैल्यू चलेगा वो 4 से आपको चेक करना है कि पावर का कौन सा मल्टीपल है। आपको नेट पावर कितना दिया था 500, तो सबसे पहले 500 को आपने 4 से डिवाइड किया, आपको दिखेगा डिवीजन में, आई थिंक ये परफेक्टली डिविजिबल है। अगर ये परफेक्टली डिविजिबल है मतलब ये 4 का आइडियल पावर है आपके पास, सो यू कैन सिंपली से ये वाला केस बनने वाला है 3 raised to 4 वाला। Yes, sir. और अगर 3 raised to 4 बनेगा तो लास्ट प्लेस क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा बेसिक। अभी क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है? कभी भी लास्ट डिजिट का क्वेश्चन आएगा ना कि लास्ट प्लेस पे क्या आने वाला है, तो सॉल्व करने का टेक्निक आपका सेम रहेगा। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि नंबर का यूनिट प्लेस क्या है और उसका यूनिट प्लेस क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस केस में पैटर्न सिंपल था कि बाकी सब नंबर जो 5 फैक्टोरियल के आगे आएंगे वो सब तो 0 ही देने वाले यूनिट प्लेस पे, तो स्टार्टिंग का 4 वैल्यू देखना था, उसमें यूनिट प्लेस पे 3 आ गया था। एंड 3 का जो पावर है सॉरी, वो 4 नंबर का पैटर्न फॉलो करता है। तो आपने खाली ये देखा कि उसमें से कौन सा पावर इस क्वेश्चन में दे रखा था, पावर जो दिया वो एग्जैक्टली 3 का परफेक्ट मल्टीपल था, तो आपका लास्ट प्लेस 4 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्टली एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताता हूँ मैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि सी के फॉर्मूले में इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सी, बट ऑब्वियसली डायरेक्ट नहीं दिया था, थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट ट्विस्ट और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, दोनों पार्ट समझ लो। हाँ, सो इट सेज आप समेशन करोगे k इक्वल टू 0 से। टेल मी द फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है इसके अंदर, कैन आई से 51c3, second term is 50c3, next term is 49c3 up to the last term will be कितना हो जाएगा 51 minus 6 मतलब 45c3। पहले मुझे खाली ये कंफर्म करो, सबको क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. Sir. अब इसी सीरीज को मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, देखना 45c3 प्लस 46c3 जो क्वेश्चन दे रखा था उसको रिवर्स लिख रहा हूँ बस खाली, 47c3 अप टू था आपके पास 51c3। नाउ एडिशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सी का जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला था NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में R में कॉन्जिक्यूटिवनेस होनी चाहिए, N में नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिवनेस N में आ गई R में नहीं है। तो इसका भी एक टेक्निक है सिंपल सा, आप पता है क्या करोगे, आप इसमें 46 सॉरी नॉट 46 45 C4 को ऐड करो और 45 C4 को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो इससे क्या होगा, इससे आपका फॉर्मूला बनेगा। मुझे बताओ हाउ मच इज 45 C3 प्लस 45 C4 एज पर दिस फॉर्मूला, कितना हो जाएगा? 46c3. 46 C4 बेटा, बड़ा वैल्यू कंटिन्यू होता है ना, सो दिस विल बी 46 C4। इसमें एक 1 ऐड होगा और इसका 4 कैरी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। N में एक बढ़ता है और एट द सेम टाइम R में जो बड़ा वैल्यू कंटिन्यू होता है, तो N में एक बढ़ गया, R में बड़ा कौन था 4, वो कंटिन्यू हो गया। क्या ये अभी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेल मी व्हाट विल बी 46 C3 प्लस 46? 47c4. 47c4. यस, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न 47 C4। नेक्स्ट अभी देखो 47 C4 प्लस 47 C3, 48c4. 48c4. तो पैटर्न दिख गया। अब सोच के बताओ कि लास्ट में जो आपका टर्म बनेगा यहाँ पे, उससे क्या आंसर है? 52 minus 52c3. 45c4. यस, 52c4 माइनस 45c4, ऐसा आंसर आपको दिख रहा है? यस, ऑप्शन बी दिख रहा है इसमें। सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझे अभी? Yes, sir. सो एडिशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव सी के केस में ऑलवेज आपको इस टाइप के टर्म मिलेंगे, आपको टर्म्स को पहचानना है और उनको सिंप्लीफाई करना है इसका। चलो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज 8।
number of ways in which 3 men and their wives can be arranged in a line such that none of 3 men stand in a position that is ahead of his wife. ओके, चलो थोड़ा सा इसको अलग से सॉल्व करते हैं. अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि पॉसिबल वेज जिसमें मैन और उसके वाइफ दोनों साथ में ना हो, उसने ये नहीं बुलाया. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है कि दोनों साथ में ना हो, और ये जो क्वेश्चन बोला है दोनों डिफरेंट है. इसमें सिर्फ ये बोला है कि उसके आगे नहीं होना चाहिए, पीछे हो सकता है ऑब्वियसली, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल केस. तो अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में अपने पास जो कंडीशन बोली है उसमें आपके पास, इसको इस तरीके से लेता हूं मैं. लेट्स से H1 H2 H3, जो हस्बैंड से उनको मैंने H1 H2 H3 डिनोट कर दिया, एंड वाइफ्स को डिनोट किया करस्पॉन्डिंग W1 W2 एंड W3. Build lines such that none of the 3 men stand in a position that is ahead of his wife. Ahead of his wife. एक सेकेंड. अहेड मतलब आगे तो कहीं भी नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कंडीशन वाइज W हमेशा स्टार्ट करेगा. नहीं, M स्टार्ट करेगा, तभी ऐसा होगा. अगर मैं सिर्फ सिंपली अरेंजमेंट कर दूं और उसको डिवाइड कर दूं तीनों केसेस में. अरे ओके, इट्स अ इजी क्वेश्चन, लॉजिक से करते हैं. देखो, मुझे खाली ये बताओ, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के वेज कितने होते हैं नॉर्मली? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल. ठीक है, आप पता है क्या ऑब्जर्व करो, आप खाली इतना ऑब्जर्व करो कि ये 6 फैक्टोरियल बेस में आपने जो अरेंज किया उसमें H1 और W1 किसी 2 पोजीशन पे होंगे. लेट इट बी एनी 2 पोजीशन. बेसिकली अज्यूम करना कि H1 1 पे है और W1 4 पे है बेसिकली. ठीक है, एज पर दी क्वेश्चन कंडीशन क्या था कि हस्बैंड वाइफ के आगे नहीं होना चाहिए बेसिकली. ठीक है, अब देखो H1 अगर 1 पे है, W1 4 पे है, तो इनको स्वैप करके एक पोजीशन और बनेगा विच इज W1 1 पे आ जाएगा और H1 4 पे चला जाएगा. बट वो केस अलाउड नहीं है. तो एक्चुअली इसमें पता है क्या हो रहा है, जो भी उन दोनों के रिलेटिव पोजीशन होंगे ना, उसमें से आधे केसेस अलाउड हैं और आधे केसेस अलाउड नहीं है. आपका आंसर डायरेक्टली दिया जाएगा. अब इस अप्रोच को समझने का ट्राई करना. मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको रैंडमली आप 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो. ठीक है, एंड नाउ दिस इज समवॉट सिमिलर टू जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था क्यू वाला, कि 3 पर्सन क्यू में खड़े हुए हैं. आपको ये मेक श्योर करना है कि ए हमेशा बी के आगे होना चाहिए और बी हमेशा सी के आगे होना चाहिए. ये उस टाइप का ही क्वेश्चन है. इसमें ऐसा देखो, आपने 6 के 6 रैंडमली अरेंज कर दिए. ठीक है, अब रैंडमली जब अरेंज किए तो आपको एग्जैक्टली ये चीज पता है कि हस्बैंड और वाइफ का जो पेयर होगा ना, वो पेयर उसी प्लेस को लेके 2 ऑप्शन क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जांपल सपोज करना कि हस्बैंड वाइफ फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे थे, तो ऑप्शंस कुड बी फर्स्ट पे हस्बैंड सेकंड पे वाइफ, एंड द सेकंड ऑप्शन कुड बी फर्स्ट पे वाइफ सेकंड पे हस्बैंड. दोनों में से एक केस ही अलाउड है बस खाली. तो मैं उस कपल के लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करता हूँ, नेक्स्ट कपल के लिए वापस डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड नेक्स्ट के लिए वापस से. तो आपको आंसर मिल जाएगा. इट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अभी समझे क्वेश्चन का लॉजिक? सिर्फ उसने क्वेश्चन को टिपिकल बनाया था, आप इसको अंडरस्टैंडिंग से इजीली सॉल्व कर सकते हो. कंफर्म करो एक बार. सर एक बार लास्ट बार बताओ. चलो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसमें आप रैंडमली उन 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर दो जिसके वेज टोटल होते हैं 6 फैक्टोरियल. ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है. अब जब आप रैंडमली अरेंज कर रहे हो ना, तो इसको ऐसा अज्यूम करो. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ. उसमें अज्यूम करना है कि जो फर्स्ट कपल है वो ए है, सेकंड कपल बी है और थर्ड कपल सी. ठीक है, नाउ मुझे खाली ये बताओ, ये 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए क्या होते हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ये होता. ठीक है, नाउ उसने घुमा फिरा के ये क्वेश्चन एक्चुअली यही पूछा है. कैसे पूछा है समझना. अगर ये हस्बैंड और वाइफ डिफरेंट होते, नो डाउट दे आर डिफरेंट ऑब्वियसली, हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट हैं, बट इनमें एक कंडीशन देती है कि हमेशा जो हस्बैंड और वाइफ के पीछे होना चाहिए. तो कैन आई से, अगर वो कंडीशन दिया है तो ऑलवेज जो इन दोनों की 2 इंटरनल अरेंजमेंट थे वो 2 नहीं रहेंगे, वो हमेशा एक ही अरेंजमेंट रहेगा.
क्योंकि हमेशा वाइफ को आगे रहना है इन एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज। यही क्वेश्चन में बोला है आपको बेसिकली। यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कपल के लिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हुआ, बिकॉज उन दोनों के इंटर अरेंजमेंट अलाउड नहीं थे। सिमिलरली सेकंड के लिए भी हो जाएगा और थर्ड के लिए भी हो जाएगा। तो 3 कपल थे, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हमने 3 बार किया बेसिकली। आप समझे? यस सर। ओके, चल। ट्रिकी था बट मतलब लॉजिकल था, ज्यादा आपको टाइम नहीं देना था, सिर्फ सोचना था उस चीज को। हाँ, नेक्स्ट इज ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। Number of ways 4 boys and 4 girls can be invited for a picnic of 5. नहीं, if 5 of them must be from group A and remaining 3. Okay, ये तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब इसको अपने को टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज हियर। नाउ इसको टेबल बना के सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकंड। सो कंडीशन क्या दी है पहले उसको समझ लेते हैं। दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। यहाँ पे आ जाते हैं बॉयज, यहाँ पे आ जाते हैं गर्ल्स। ग्रुप ए में कितने बॉयज हैं? इट हैज गॉट 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ग्रुप ए में आपके पास, सॉरी ग्रुप बी में देयर आर 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है। द नंबर ऑफ वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी फ्रॉम ग्रुप ए। अब जो आपको सिलेक्शन करना है उसमें 5 होना चाहिए ग्रुप ए से, इट इज फॉर श्योर, एंड 3 होना चाहिए बेसिकली ग्रुप बी से। अंडर द कंडीशन ग्रुप में टोटल 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, ये समझना, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। चलो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन कुड बी, आपने ग्रुप ए से 4 बॉयज लिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली ग्रुप ए से गर्ल एक ही आ सकती है फिर, समझे? Yes, sir. एंड सिमिलरली ग्रुप बी से आपने ऑब्वियसली बॉयज 4 ले लिए, तो अब आपको ग्रुप बी से सिर्फ 3 गर्ल्स लेना पड़ेगी। कैन आई से दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी? Yes, sir. ओके, इसको मैंने हाईलाइट हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब इसके अलावा केस एक्सप्लोर करते हैं, चलो इसी के साथ कॉमन में कर लेते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे, अब ग्रुप ए में सपोज बॉयज का नंबर 3 कर देते हैं। ग्रुप ए में बॉयज का नंबर 3 किया, सो गर्ल का नंबर कितना हो जाएगा? 2। 2। यहाँ पे बॉय का नंबर 1 हो जाएगा और यहाँ पे गर्ल का नंबर 2। चेक करना जरा, सारी कंडीशंस मैच हो रही है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट इज हम लोग ग्रुप ए में बॉयज का नंबर 2 कर देते हैं। ग्रुप ए में अगर बॉयज का नंबर 2 किया तो गर्ल का नंबर भी कितना हो जाएगा? 2। 3। नहीं, 3 हो जाएगा, सॉरी माय बैड, इट शुड बी 3। एंड ग्रुप बी में बॉयज का नंबर शुड बी 2 और यहाँ पे कितना होगा अपने पास? 1। ठीक है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? सो आई वुड से नहीं। क्यों? आप ए में 4 से ज्यादा बॉयज दे नहीं सकते, बिकॉज बॉयज पे 4 का कंडीशन था। 2 से कम अगर दोगे, यानी कि आप 1 दोगे, तो फिर आपको बनाने के लिए ए में 5 गर्ल्स चाहिए। ए में 5 गर्ल्स है क्या? नहीं, ए में टोटल 3 ही गर्ल्स है बेसिकली। समझे? नहीं, 5 नहीं, 4 चाहिए थे, बट 4 भी अवेलेबल नहीं है। 1-4 ये केस बनता था, बट ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो कहना ऐसे यही 3 केस बनेंगे। Yes, sir. अब इनके आंसर को समझना। फर्स्ट आंसर होगा आपके पास 7, मैं इसको सेम कोड यूज कर लेता हूँ, समझना इजी हो जाएगा। 7C4 इंटू 3C1 इंटू 5C3, ये फर्स्ट आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट इज 7C3 इंटू 3C2 इंटू 6C1 इंटू 5C2। नेक्स्ट आपके पास जो रहेगा, इट इज 7C2 इंटू 3C3 इंटू 6C2 इंटू 5C1। खाली मुझे कंफर्म करो सबको आंसर समझे कैसे लिखे? यस सर। अब इसका वैल्यू आप लोग निकालो। नो डाउट थोड़ा सा टिपिकल है, बट अभी कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करो, चेक करो जरा क्विकली।
हुआ सॉल्व? 8925 आंसर 8925 ओके, ऑब्वियसली इतना परफेक्टली मैच हुआ तो करेक्ट ही होगा। चलो, सो क्वेश्चन का लॉजिक क्या था वो समझे। नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ यू कैन से टिपिकल पीएलसी कैलकुलेशन लगाना नहीं था, आपको सिर्फ बेसिक नंबर्स को अरेंज करना था, कीपिंग इन माइंड दी टू कंडीशंस कि ग्रुप ए से 5 लोग आने चाहिए, ग्रुप बी से 3 आने चाहिए, और ये 4 गर्ल 4 बॉयज कॉम्बिनेशन मेंटेन होना चाहिए। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन जहाँ पे टिपिकल इन्फॉर्मेशन दिया था, सिर्फ आपको उसको प्रोसेस करना था प्रॉपर्ली। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। 10th के बाद आपका कौन सा था? इट वाज 11th। From all English alphabets, 5 letters are chosen and are arranged in alphabetical order. The number of ways in which the middle letter is M. Okay. So एक सिंपल चीज है, अगर मिडिल लेटर M है तो कैन आई से M के पहले के 2 अल्फाबेट आए होंगे और M के बाद के 2 आए होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। Yes, sir. ठीक है, नाउ जस्ट काउंट करो कि M के पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं। सो A 12. B एफ जी एच आई जे के एल एम, मतलब 12। यस करेक्ट है। एम के पहले आपके 12 हो गए, सो एम इसके पहले 12 लेटर्स होंगे, और ऑब्वियसली एम के बाद बचे 13। सो पहले 2 लेटर्स 12 में से आने चाहिए, मतलब 12C2। नेक्स्ट बचे हुए 2 लेटर बाकी 13 में से आने चाहिए, 13C2। चेक करना जरा कितना आ रहा है, 12C2 इंटू 13C2। इतना ही क्वेश्चन था इसका लिए। हाँ, कितना आ रहा है? 435 4356 ओके। 12C2 बड़ा कैलकुलेशन चेक करो एक बार जरा वापस से। आई थिंक स्लाइट मिस्टेक है कैलकुलेशन का। 12C2 आपका जो है ये आना चाहिए 11 इंटू 6 यानी कि 66। 5145 हाँ, लास्ट प्लेस पे 8 आना चाहिए, तो खाली 5148 दिख रहा है मुझे। दैट इज व्हाई मैंने 4356 मना किया, बिकॉज 6 इंटू 8 लास्ट प्लेस पे 8 होना चाहिए, तो इट शुड बी 5148। क्वेश्चन सिंपल था, आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा लॉजिकली अरेंज करना था। उसने क्या बोला कि 5 लेटर चूज तो कर लिए, बट व्हाट इज दी आपके पास नंबर ऑफ वेज जिसमें एम मिडिल लेटर हो हमेशा। जब अल्फाबेटिकल वे में अरेंज कर रहे हो 5 को, तो एम मिडिल तभी हो सकता है जब एम के पहले 2 आ जाए, एम के बाद 2 आ जाए। तो आपने एम के पहले के 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए 12C2, एम के बाद 2 कर लिए 13C2। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 12 को सिर्फ मुझे एक्सप्लेन कर दो तो सोल्यूशन एक ही स्टेप था, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसने बोला है इन अ रूम देयर आर 12 बल्ब्स ऑफ सेम वॉटेज, ठीक है, ईच हैविंग अ सेपरेट स्विच। द नंबर ऑफ वेज टू लाइट द रूम विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? तो हर बेसिकली बल्ब के पास 2 ऑप्शन है ना, कि ऑन रहेंगे कि ऑफ, तो सब 2 की पावर 12, और क्योंकि सारे बल्ब ऑफ रहेंगे तो वो एक सिचुएशन रहेगा, तो 2 की पावर 12 माइनस 1। यस दैट्स इट, लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट था। इट इज सिंपल कि हर बल्ब के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा। बट उसने क्या बोला है कि आपको रूम को इल्यूमिनेट करना है विद डिफरेंट डिफरेंट इल्यूमिनेशन। डिफरेंट इल्यूमिनेशन मतलब क्या हो गया आपके पास कि आपने फर्स्ट बल्ब चालू किया तो इल्यूमिनेशन अलग होगा, वो उस प्लेस पे होगा। सेकंड किया तो सेकंड की प्लेस पे होगा। फर्स्ट सेकंड को साथ में किया तो अलग अमाउंट होगा। तो वो सब डिपेंडेंसी आती है। तो आपको टोटल ऑप्शन मिलेंगे 2:12। बट इसमें वो केस भी काउंट हो गया जब सारे बल्ब ऑफ है। सारे बल्ब ऑफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज रूम में आपके पास इल्यूमिनेशन रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कंडीशन रहेगा इट विल बी 2:12 माइनस 1। इट इज नथिंग बट अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। ठीक है, सारे बल्ब का डिफरेंट डिफरेंट आपके पास काउंट होगा, जिसकी वजह से आप टोटल वेज लिखोगे
2^12 - 1। और आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको ऑप्शन से भी क्लिक करना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन आपको सारे उसी फॉर्म में मिल रहे थे। यू जस्ट नीड टू चेक कि अच्छा ये टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का केस है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। -1 वे खाली हमने रिमूव किया जहां पे सारे बल्ब ऑफ थे। अगर सारे बल्ब ऑफ होंगे तो रूम में लाइट नहीं रहेगा, दैट मींस देयर वोंट बी एनी इल्यूमिनेशन, इसलिए हमने उस केस को रिमूव कर दिया। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word garden. Okay, from the set S, one word is selected random. अच्छा ये क्वेश्चन गलती से प्रोबेबिलिटी का आ गया था, बट ठीक है, जितना प्रोबेबिलिटी इसमें पूछा है उतना तो आपको आता है ऑलरेडी। From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will not have vowels in the alphabetical order. ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, अच्छा प्रोबेबिलिटी में इतना तो पता है कि उसका बेसिक केस होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये सबको पता है। Yes, sir. तो खाली इतना यूज होगा। मुझे बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, मतलब विदाउट एनी कंडीशन आप इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हो। कैन आई से डायरेक्टली, हाँ 6 फैक्टोरियल। नाउ अब इसमें जो कंडीशन बोली है कि आपने एक वर्ड पिक किया, आपका जो वर्ड है ना उसमें एक सिंपल कंडीशन है कि वॉवेल विल नॉट हैव, नहीं क्या लिखा है, सिलेक्टेड वर्ड विल नॉट हैव वॉवेल्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जो वॉवेल है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे इस केस में 2 वॉवेल थे, यू कैन सिंपली से ए एंड आर, ए एंड ई। ठीक है, इन दोनों पे आपको फोकस करना था। फिलहाल ये ए एंड ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, बिकॉज पहले ए आया बाद में ई आया। सो आपको खाली इतना मेक श्योर करना है कि दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना हो। इसका मतलब कैन आई से दिस, इसके टोटल नंबर ऑफ केस होंगे 6^2 या 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों, मैं एक सिंपल रीजन बोलता हूँ, ये वो हस्बैंड वाइफ टाइप का हो गया बेसिकली। आप कोई भी वर्ड बनाओगे तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, या तो ए आगे होगा या फिर ई आगे होगा। करेक्ट है, बाकी सबसे फर्क नहीं पड़ रहा, खाली ए और ई आपको चेक करना है। तो ए और ई में इधर ए विल बी अहेड और ई विल बी अहेड, तो कहना ऐसे आधे केसेस में ए आगे होगा और आधे केसेस में ई आगे होगा। यस और नो, जितने भी केस होंगे उनमें देयर विल बी एग्जैक्टली हाफ केस जिसमें ए ई के आगे होगा एंड हाफ केस देयर विल बी जहां पे ई ए के आगे होगा। अगर इसको समझना है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से आप एबीसी को 3 डिफरेंट अल्फाबेट लो। अब आप मुझे बताओ इसके ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट जिसमें ए हमेशा बी के पहले हो। ठीक है, अब आप केसेस बनाना स्टार्ट करो। ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, यही 6 केस बनते हैं अपने पास। नाउ वो केस जहां पे ए बी के आगे, तो ए बी के आगे दिस इज द केस, दिस इज द केस, दिस इज द केस, ये 3 केस बनेंगे। चेक कर लो, ए बी के आगे मतलब ए बी के पहले बोल रहा हूँ बेसिकली मैं। नाउ अब अगर मैं इसको लॉजिकली करता तो इट वुड हैव बीन 3 फैक्टोरियल मेरे टोटल केसेस डिवाइड बाय हाफ ऑफ द केस में ए आगे होगा, हाफ ऑफ द केस में बी आगे होगा। चेक करो, इट इज नथिंग बट 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। ये वाला पार्ट सबको समझा मैंने सॉल्व कैसे किया। Yes, sir. तो मैं इसी लॉजिक को बेटा बड़े केस में अप्लाई कर रहा हूँ कि नाउ यू हैव गॉट 6 अल्फाबेट, बट आपको बाकी सारे देखने ही नहीं है, आपको खाली 2 अल्फाबेट देखने थे, वॉवेल्स दैट इज ए एंड ई। नाउ यू नो इट एग्जैक्टली कि ए और ई वाले केस में इधर ए विल बी अहेड और ई विल बी अहेड, तो आपने हाफ ऑफ द केस में ए को आगे किया, हाफ ऑफ द केस में ई को आगे किया, आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। नाउ इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन। सो ये हो गया फेवरेबल। नाउ फेवरेबल इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, टोटल इज 6 फैक्टोरियल, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी डी, दैट इज 1/2। चेक करो एक बार, ये सबको क्लियर है। Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, यहाँ पे नहीं है। 22nd, a scientific committee is to be formed from 6 Indian, 8 foreigners, which includes at least 2 Indian and double the number of foreigners as Indians. Okay. 2 Indians and this. ठीक है, fine. Now cases बनाना पड़ेगा, Indians and foreigners। ठीक है, Indians कितने अवेलेबल हैं 6, foreigners कितने अवेलेबल हैं 8। कंडीशन बोली है उसमें कि कमिटी में कम से कम 2 इंडियन होने चाहिए। नाउ
Committee can have 2 Indian, 4 foreigners, 3 Indian, 6 foreigners, 4 Indian, 8 foreigners. क्या इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? No, sir. Now, first part का आंसर will be 6C2 into 8C4. ये सबको क्लियर? नेक्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग बोलो। सो बेसिकली फर्स्ट केस में 6 में से 2 सेलेक्ट किया, 8 में से 4 सेलेक्ट किया। नेक्स्ट बताओ। 6C3 हाँ, into 6C3 6C3 into 8C6. 6 लास्ट पार्ट 6C4 हाँ into into 8C8. 8C8. क्विकली चेक करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है। हाँ, हुआ सॉल्व। 1625 आ रहे हैं 1625. That's it. Correct one. So it is 1625. अप्रोच समझा क्या किया? कुछ टिपिकल नहीं था, सिर्फ बेसिक आइडिया पे ही आपको सॉल्व करना था। द अंडरस्टैंडिंग वाज क्लियर कि इंडियंस में लिमिटेशन आ जाएगा, फॉरेनर्स सॉरी लिमिटेशन फॉरेनर्स में आ जाएगा, बिकॉज कंडीशन ये दिया था कि इंडियन से डबल फॉरेनर होने चाहिए बेसिकली। चलो नेक्स्ट आपको पूछा था, consider a box containing n balls numbered from 1 to n. Okay, if 445 is the number of ways to get 3 balls from box such that no 2 balls are consecutively numbered, then the value of n is balls are put in a row in increasing order of their numbers. ठीक है, सो बेसिकली इसने बोला है कि एक बैग है जिसके अंदर आपने बॉल्स डाली हैं, n बॉल्स, हर एक का नंबर है 1 से लेके n। आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है अंडर द कंडीशन कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। अरे वाह, ये तो उस केस पे बिलोंग कर गया। बराबर। चलो इसको थोड़ा एक अलग तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। लेट्स से सबसे पहला बॉल जो आपने सेलेक्ट किया वो था बॉल ए, सेकेंड आपने सेलेक्ट किया बॉल बी, एंड थर्ड आपने सेलेक्ट किया बॉल सी। अब उसने क्या बोला है कि कोई भी 2 बॉल कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैं केस अज्यूम कर रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बॉल ए आने के पहले देयर वर एक्स बॉल्स, इनके बीच में वाई बॉल्स, इनके बीच में जेड बॉल, और यहाँ पे डब्ल्यू बॉल्स। ठीक है, अब एक कंडीशन समझना, कैन आई से एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का नेट सम जो भी होगा वो आपके पास n-3 होना चाहिए। चलो आई रिआइट्रेट माय सोल्यूशन का पार्ट। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 बॉल आपको सिलेक्ट करनी, मैंने 3 बॉल सिलेक्ट कर ली ना। अब 3 बॉल कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैंने क्या बोला, लेट से जो पहला बॉल निकाला उसके पहले कुछ नंबर्स ऑफ बॉल थे, सपोज आपने B3 पिक किया तो पहले 2 बॉल्स बचे होंगे। ठीक है, नो नो डाउट आप बोल सकते हो पहले B1 भी पिक कर सकते हैं, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैं उस कंडीशन को यहाँ पे लेके आता हूँ, बट सपोज पहले कुछ बॉल थे, फिर आपने एक बॉल निकाला, फिर उसके बाद कुछ बॉल छोड़ के आपने नेक्स्ट बॉल निकाला, फिर कुछ बॉल छोड़ के आपने नेक्स्ट बॉल निकाला, और कुछ बॉल्स और बच गए,
तो ऑब्वियसली टोटल बॉल अगर n थे उसमें से 3 चले गए, तो जो बाकी बचे हुए बॉल थे उनका सम n-3 होगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है एटलीस्ट? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे कंडीशन को समझना। कंडीशन इज समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास जो x है उसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है? क्योंकि हो सकता है आपने पहला ही बॉल सेलेक्ट कर लिया तो उसके पहले कुछ बचा ही नहीं था, इट इज 0। सेम अप्लाइज टू w। बट एक चीज क्लियर है कि y और z का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी समझे? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक सिंपल कंडीशन बताओ। हमने सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बॉक्स मेथड वाला, ये क्वेश्चन एक्चुअली उस पर चला गया है। अगर आपके पास 2 एम्प्टी बॉक्स अलाउड हैं और 2 नॉन एम्प्टी, तो हम लोग क्या करते थे? दोनों को सेम टाइप का क्रिएट करते थे, याद है? सो व्हाट आई डू इज, मैं y-1 को कुछ t अज्यूम कर लूंगा और t1 अज्यूम कर लूंगा, z-1 को t2 अज्यूम कर लूंगा। अब मुझे ये बताओ, अगर y का मिनिमम वैल्यू 1 था तो t1 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0. 0। सारे केस सेम हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या दिखेगा? y को हमने अज्यूम किया है 1 प्लस t1, z को हमने अज्यूम किया है 1 प्लस t2 प्लस w शुड बी इक्वल टू n-3। मतलब आपका इक्वेशन बनेगा x प्लस t1 प्लस t2 प्लस w इज इक्वल टू n-5। कैन आई से ये हो गया आपके पास एम्प्टी बॉक्स अलाउड वाला केस। नाउ n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? कैन आई से n-5। r का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, दैट इज 4। याद दिलाओ एम्प्टी बॉक्स अलाउड का फॉर्मूला क्या था? बोलो, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एन एम्प्टी बॉक्स अलाउड? इट वाज n प्लस r-1 c r-1। याद आया? मैंने बोला था एम्प्टी बॉक्स अलाउड तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे, फॉर्मूला भी बड़ा होगा। नाउ n की प्लेस पे क्या लिखा है? n-5 n-5 प्लस 4 -1 c 4 -1, ये कितना हो जाएगा? n-2c3, और ये वैल्यू आपको दिया था 455। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं समझो। n-2c3 इसको आप लिखोगे n-2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 455। क्या सिंप्लीफाई करने पे ऐसा बनेगा? n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 455 इंटू 6। कंफर्म करो। Yes, sir. ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूँ। 455 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा? 0। 5 इंटू 6 इज 30, 30 प्लस 3 इज 33, 4 इंटू 6 इज 24, इट इज 2730। अब आपको पता है क्या देखना है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो आपको 2730 को फैक्टर्स बना के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में स्प्लिट कर देना है बस खाली। और ऑब्वियसली बात है स्प्लिट होगा तो उस तरीके से आंसर मैच होगा। तो इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 3 6 5 बराबर है 1 3 6 5। यस, नेक्स्ट इज 5 लिया तो 2, 36 मतलब 7 3, 273 मतलब 3 आ जाएगा, इट बिकम्स 91 13 7। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन। अब देखो ये जो फैक्टर्स हैं, क्या मैं इनको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ? देखो जरा कैसे। 13, यहाँ पे लिखता हूँ 13 इंटू 14 इंटू 15। चेक करो जरा, इसको अलग लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। चेक करो। सो नाउ जस्ट कंपेयर दिस विद दिस वैल्यू। ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आपका 13 किससे कंपेयर होगा? 13 किससे इक्वल होगा बोलो? n-4. n-4। वेरी गुड। जब भी कोई मिस्टेक करते हो कि आप 13 को n-2 से इक्वेट कर देते हो, नहीं, 13 इज द स्मॉलेस्ट वन, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन क्या है? n-4। तो आपका n-4 शुड बी इक्वल टू 13, मतलब n का वैल्यू हो जाएगा बेसिकली 17। तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा देयर आर 17 बॉल्स इन दिस ऑब्जेक्ट बेसिकली। थोड़ा टिपिकल था बट यस, ये अपना जो बॉक्स मेथड है उसके वन ऑफ दी उन क्वेश्चंस में से है जो टिपिकल पार्ट में बनते हैं, और आपको इस टाइप से इनको सिंप्लीफाई करना होता है जस्ट टू फिगर आउट कि आपके पास
किस तरीके से बॉक्स मेथड को इसमें अप्लाई करना है, खाली ये आपको सोचना होता है, बाकी प्रोसेस आपका सेम है पूरा। चलो, और कुछ क्वेरी इस पार्ट में? क्वेश्चन नंबर 10 वापस बोला, क्वेश्चन नंबर 10 वाला जो 10। ओके, आई थिंक 10 तो हमने डिस्कस किया ना शायद। हाँ, ये रहा 10 तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। यहाँ पे देखो एक बार, ग्रुप बी है उसमें हम लोग 30 क्यों नहीं ले सकते? बट आपकी वॉइस थोड़ी सी ज्यादा लो आ रही है, एक बार वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? आई मीन सर, जो ग्रुप बी है उसमें 30 क्यों नहीं आ रहा है? 03 आया बट 30 क्यों नहीं आया? ग्रुप बी में 30 क्यों नहीं आया? ओके, ग्रुप बी में देखो, जब आप यहाँ पे ग्रुप बी में 3 लिखोगे ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज बनाने के लिए ग्रुप ए में 1 बॉय लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 बॉयज चाहिए। ठीक है, यस सर। अब अगर ग्रुप ए में बॉय 1 हुआ और ग्रुप ए में टोटल 5 लोग चाहिए, तो गर्ल कितनी होनी चाहिए? 4। 4 बट क्या 4 गर्ल अवेलेबल है ग्रुप ए में? नहीं। दैट इज वाई हमने उसको डिस्कार्ड किया बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा। चलो, और किसी का कुछ क्वेरी? एनीवन? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन जो है वो मैंने लिमिट्स का रखा है, तो आई थिंक लिमिट्स के लिए कुछ रिवीजन नहीं चाहिए, लिमिट्स को डायरेक्टली आप अटेंड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में देयर विल बी अगेन अपना एग्जाम, एंड उसके बाद फिर अपन उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो, सो दैट्स। हाँ बेटा। सर ये जो टेस्ट का पेपर हुआ था इस बार लीडर्स का, हाँ, लीडर्स का, यस बिल्कुल। उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लीडर्स का नहीं सर, पार्ट टेस्ट जो हुआ था उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला था या नहीं आने वाला था? बिकॉज अपडेट नहीं किया था, क्वेश्चन पेपर में डाला था। नहीं, आई थिंक सिलेबस में तो था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले से ही। हाँ बट सर लास्ट 3 का टेस्ट से वो लोग कैंसिल कर रहे थे ना अपना सिलेबस में से, और हाँ, लास्ट में भी बहुत ज्यादा पार्ट नहीं कराया हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट में काफी कवर हुआ है तो इसलिए। कोई पार्ट ऐसा था जो कवर नहीं आया और कवर नहीं हुआ और एग्जाम में आया था, ऐसा कुछ था? एक्चुअली पेपर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट था ना, वो राहुल सर ने ऐड किया था बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग जितना कवर हुआ था। तो आई थिंक उन्होंने बोला था कि ये पार्ट मैंने कवर कर लिया है। तो अगर कुछ ऐसा था कि जो पार्ट कवर नहीं हुआ है तो मुझे बता दो, तो मैं एक बार उस पर डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक किसी भी बैच में ऐसा कोई पार्ट था या कोई क्वेश्चन था जो सिलेबस में पढ़ाया नहीं था और एग्जाम में दे दिया वो पार्ट, ऐसा कुछ लगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी को? एनीवन? सर हाँ बेटा। सर पढ़ाया हुआ पार्टी आया था पर इतने बार से कैंसिल हो गया था टेस्ट में, इसकी वजह से मतलब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है। पेपर होने के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया तो आधे लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आने वाला है। अरे रे नहीं, इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो इफ देर इज अ चेंज ना, मतलब कैंसिलेशन होगा तो ग्रुप पे अनाउंस होगा, अगर ग्रुप पे अनाउंस नहीं हुआ मतलब इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को आई थिंक वो ले लिया, मतलब ग्रांटेड ले लिया गलती से। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो इसको। ठीक है, ओके सर। और सर इस बार का लीडर्स का पोर्शन कब तक आएगा? बेटा पोर्शन आपके सारे आज शाम तक या मैक्सिमम कल मॉर्निंग डिक्लेयर हो जाएंगे सारे। आज शाम तक हो जाएंगे मोस्टली सारे। ओके। ओके बेटा। सर इस संडे होगा टेस्ट? हाँ बेटा, इस संडे एग्जाम है। एक्चुअली इस मंथ में 5 संडे है ना, तो हम लोगों ने लास्ट संडे को एग्जाम नहीं रखा है, बिकॉज लास्ट संडे ना गणपति का 5th डे आ रहा है आई सपोज, एंड 5th डे पे बहुत लोगों के यहाँ विसर्जन होता है, इसलिए हमने 5th डे को स्किप कर दिया संडे को। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो दैट्स इट, क्लोज करते हैं इसको, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।